environment and sustainable development. Do you remember? I instead explained the whole country in front of you. Ki how much forest cover do we have? What kind of soils we have? We are full of rivers. We have more than 100 rivers. So these all resources we have got, and this was the status of India's resources. Besides those minerals, that all we have got. Then environmental degradation was the next topic. Environmental degradation means quantitative and qualitative loss of the natural resources. मात्रा के फॉर्म में और उसके गुण के गुणात्मक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉस होना, दैट इज डिग्रेडेशन. और उसका मेन कारण क्या है? पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर. फिर हमने पहला टॉपिक पकड़ा पॉल्यूशन. पॉल्यूशन में था एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड. फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 1951 में 3 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स थे और 2003 में इट वाज 67 करोड़ व्हीकल्स. और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें 80% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो छोटा व्हीकल ही है. फिर वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूटेंट्स जैसे कि बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फॉरेन सब्सटेंसेस पानी में मिल जाएं तो क्वालिटी ऑफ वाटर खराब होती है. जिसके कारण, और ज़्यादातर इसके लिए क्या है कारण? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्मल प्लांट्स, अनट्रीटेड सीवरेज. अनट्रीटेड सीवरेज भी हमारे वाटर को कंटेमिनेट करता है. बेटा कैमरे ऑन रखो यार, आप ये इसको कैमराज मत ऑफ करो. ये पुट योर कैमराज ऑन एंड माइक्स ऑफ. देन देयर वाज अ नॉइज पोल्यूशन. और नॉइज पोल्यूशन किसके कारण होता है? लाउड स्पीकर, व्हीकल्स, एनिमल, मशीन्स, इन सब के कारण. और क्या होता है इससे? इरिटेशन, अनॉयंस, अनप्लेजेंटनेस, हाई स्ट्रेस. स्ट्रेस लेवल बढ़ता है इससे. सोर्सेज क्या हैं? हैवी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हैवी मशीन्स, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोसिव फायर क्रैकर्स, लाउड स्पीकर्स, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रीट नॉइस. ये सब इसके वो है. फिर हम थे डिफॉरेस्टेशन भी हो गया था हमारा कि नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ा है. और डिफॉरेस्टेशन का कारण ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अर्बनाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए वुड कट जो है कटिंग ज़्यादा हो रही है इसकी. फिर लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन में वेयर सॉयल लूज इट्स फर्टिलिटी, व्हेन इट लूजेस इट्स जो ज़रूरी उसके अंदर विटामिन जो भी कहेंगे उसके जो वो लूज करता है. और इसके क्या मेन वो हैं फैक्टर्स हैं? वेजिटेशन कवर ख़त्म होना. अब रेन फॉरेस्ट है जो ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में है, दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ह्यूमस देखना, उनकी सॉइल का कलर डार्क होता है बिकॉज उसमें वेजिटेशन कवर उनका अच्छा है. फिर अनसस्टेनेबल फ्यूल, वुड वगैरह कटिंग करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो भी कारण है सॉइल डिग्रेडेशन का. एनक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट लैंड्स पे इंक्रोच करके घर बना लेना, गोदाम बना लेना, इस तरह की चीज़ें बना लेना, उससे भी लैंड डिग्रेड होती है. फॉरेस्ट फायर्स, आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होती है. फिर ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग से भी होती है. नॉन एडॉप्शन ऑफ सॉयल कंजर्वेटिव मेजर्स. सॉयल को बचाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनको ना अपनाया जाए, नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो तो भी सॉयल खराब हो जाती है. इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन अगर साइंटिफिक नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम फेस होती है. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. कि जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हैं, इनका बेतहाशा इस्तेमाल करना वो भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण है. इम्प्रॉपर प्लानिंग कैन बी अनदर रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन. और लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था अबाउट 55% ऑफ टोटल लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इज सफरिंग फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. दिस इज एन एक्सटेंट. ये एक्सटेंट है, ये स्केल है
कि हमने कितनी बर्बादी की है अपने ज़मीनों की। और उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% केवल इंडिया में है। 20% लाइफ स्टॉक ऑफ पूरे वर्ल्ड का इंडिया में है। और जबकि ज्योग्राफिकल एरिया 2.5% है पूरे अर्थ का। तो देखो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 17% हम इंडिया में है। जितने जानवर दुनिया में है उसका 20% इंडिया में है, लेकिन जितनी ज़मीन दुनिया में है उसका 2.5 ज़मीन हमारे पास है परसेंट में। तो इसलिए लैंड डिग्रेड होने से बचाना हमारी प्रायोरिटी भी है। वी नीड टू सेव अवर लैंड फ्रॉम डिग्रेडिंग फर्दर। बट आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज हाइट्स। वंस एक बार बोलना पड़ता है, बाकी बच्चे भी हैं उन्होंने ऑन ही रखा हुआ है, आप लोग ऑफ कर देते हो फिर कैमरा। अरे एक तो फील मिलता है, एटलीस्ट आई कैन सी यू एटलीस्ट नाउ। ऐसे तो आप ही मेरे को देख पा रहे थे, मैं भी आपको देख पा रहा हूं ना। देन देयर इज अ टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी मीन्स it is an system where all living organisms live together in the close bonding. बायोडाइवर्सिटी वो है। लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, जिसमें लैंड डिग्रेड हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में खराब है, तो हमारे वी लूज अवर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। लाइफ स्टॉक का भी हो सकता है। मैं पढ़ देता हूँ। When the enormous pressure on the country's finite resources, means limited resources, is put on the entire strain on the ecosystem, resulting the extinction of plants and animal species. कई plants खत्म हो गए इस चक्कर में और कई species खत्म हो गई। हमको मोटा मोटा तो वही पता है कि डायनासोर्स खत्म हुए थे, मैमथ्स खत्म हुए थे। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं। अभी ट्विटर में थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया हुआ था, एक बर्ड है, आई फॉरगॉट द नेम, वो बर्ड को 40 ईयर्स के बाद किसी को दिखाई दी है वो, तो उसका एक पिक्चर डाला हुआ था। तो मैनी स्पीशीज आर बीइंग एक्सटिंक्ट। और वो क्यों हो रही है एक्सटिंक्ट? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ग्लोबल वार्मिंग भी आती है, ओजोन भी आता है। देखो ना, हमने सारा पढ़ा ना उसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है। पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज 0.08 हेक्टेयर पर पर्सन। मतलब फॉरेस्ट कवर हमारे देश में इतना है कि हम प्रति व्यक्ति में अगर बांटें तो वो 0.08 हेक्टेयर आता है पर पर्सन। इट इज सच अ लो। जबकि रिक्वायर्ड क्या है? 0.47। 47 मीन 0.5 के आसपास, आधा हेक्टेयर पर पर्सन का जंगल कवर होना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ हैविंग अ 0.5%, इट इज अ 0.08। तो कितना वेरिएशन है ये भी देख लो। अच्छा, आगे देखो, एस्टिमेट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ये थोड़ा डाटा इस तरह का अपने दिमाग में बैठा के रखना है। अप्रोक्सीमेशन में कल बृंदा पूछ रही थी, बेटा आप एग्जैक्ट डाटा यू कैन नॉट यूज, बिकॉज फर्स्ट दीज डाटाज आर नॉट ऑथेंटिक, और दूसरा जब आप डाटा लिखने लग जाते हो ना तो आप वनरेबल हो जाते हो, क्योंकि वो तो या तो ठीक है या बिल्कुल गलत है। जैसे आपका आंसर है 22.5, लेकिन आप लिख के आ गए 26%, तो 26% तो गलत हो गया। लेकिन अगर आप अपना आंसर ऐसा लिखो कि दैट रेंज फ्रॉम 20 to 25%, हो गया ना ठीक आंसर। तो डाटा को इस तरह से यूज करना, उसकी रेंज बना के या उसको अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेट बना के। एग्जैक्ट फिगर यूज करोगे तब तो गलत ही होगा आपका, क्योंकि वेरिएशन बहुत है इसमें। तो एस्टिमेट्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ सॉइल इरोजन इज दैट सॉइल विच इज बीइंग इरोडेड इज द रेट क्या है? 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर। 5.3 बिलियन टन्स इन अ ईयर हमारी सॉइल इरोड होती है। उसके पीछे लॉजिक भी समझ में आता है। बहुत सारी रिवर्स हैं,
हिमालयन रिवर्स हैं तो उनमें ज़्यादा होती है वेलोसिटी, स्पीड ज़्यादा होती है, तभी पहाड़ों की नदियों में देखना पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर। थोड़ा प्लेन में जाओगे तो पत्थर का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन वही आप यूपी में या एमपी में नदियों को देखोगे तो आपको वो सैंड मिलेगी, क्योंकि इसमें कैरिंग कैपेसिटी नहीं ना रहती नदी की। जब नदी की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये रेट है हमारे यहाँ पे इरोजन का, तो ये भी तो लैंड डिग्रेडेशन का ही वो है। रिजल्टेंट कंट्री लूजेस 0.8 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन। इतनी इरोजन होने के कारण 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन हम लूज कर देते हैं। 1.8 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फोरस, 26.3 मिलियन टन्स ऑफ पोटेशियम। ये तीन बड़े वो होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। जिन सॉइल्स में डेफिशिएंसी हो तो लोग खरीदते हैं, जो होते हैं ना पेस्टिसाइड्स, शहरों में दुकान, बीज भंडार, वहाँ पे पोटेशियम लेके उसको पानी में मिक्स करके स्प्रे करेंगे, फिर नाइट्रोजन आता है पाउडर फॉर्म में, उसको डालेंगे, फॉस्फोरस बढ़ता है। तो ये इरोजन के कारण ये कंटेंट हम इतनी तेजी से लूज कर रहे हैं। अच्छा, ये आ गया बायोडाइवर्सिटी लॉस में। फिर आपको ये पता है चिपको आंदोलन क्या था? एक केस स्टडी है छोटी सी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ों को ही बचाने के लिए। अब मुझे इसका ईयर नहीं पता कि चिपको कब स्टार्ट हुआ था। किसी को पता है चिपको कब स्टार्ट हुआ था? गांधी जी के टाइम की बात है ये। चलो ईयर इसका हम ढूंढ लेंगे। इन्होंने केस स्टडी दी है चिपको और अपिको। चिपको है 71 मुझे एक की भी नहीं सुनाई दे रही। चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? चैट बॉक्स में लिख दिया है सर। देखो दिखाओ। अप्रैल 1973। अच्छा, अप्रैल 1973। और ये हुआ ही था इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। वैसे ही एक है एपिको आंदोलन, ये कर्नाटका में हुआ 8 सितंबर 1983 में, ठीक है। और ये भी ट्रीज की फेलिंग को रोकने के लिए। सलकानी फॉरेस्ट है, सलकानी फॉरेस्ट, उसमें सिरसी डिस्ट्रिक्ट है। 160 मैन और वुमन, 160 आदमी औरतें आपस में मिलकर उन्होंने पेड़ों को हग किए करके ताकि उनको काटा ना जाए। ये भी एक मूवमेंट हुआ था, चिपको एंड एपिको। चिपको तो पहले हुआ था ना, एपिको कर्नाटका में हुआ है सितंबर 1883 में। अच्छा, अब आ जाओ कॉजेज। कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कॉमन है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बट मेरे को लगता है ये बुक हमको एक बार ना हाफ ईयरली से पहले एक बार पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज इट इज नॉट इजी टू अटेम्प्ट। प्रणव गनोत्रा, सुमन दास, बेटा ये कैमरा ऑन करो। ये यस सर। दिल आपका भी नहीं ऑन बेटा। दिल तो फिर तो दिल दिख तो रही नहीं बच्चे। अब कॉजेज, हाँ ठीक है, कॉजेज बड़े जेनरिक हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो होती है, इन्वायरमेंट खराब होता है तो क्या कारण है उसके? पहला तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा? एक्सट्रैक्शन का रेट बढ़ेगा रीजनरेशन से, तो इसलिए कैरिंग कैपेसिटी को खराब करती है। पहले तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा है तो जो कल्टीवेबल लैंड है, बेस्ट एग्जांपल है पंजाब। पंजाब में एग्रीकल्चरल लैंड, खेती करने वाली ज़मीन घट रही है पिछले 25-30 सालों में। क्यों? क्योंकि वो जो होना ये चाहिए कि वो लैंड जिस पे खेती नहीं हो सकती वहाँ पे आप मॉल्स बनाओ, गोदाम बनाओ, फैक्ट्रीज बनाओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पंजाब में एग्रीकल्चरल लैंड को यूज़ किया जा रहा है घर बनाने के लिए,
फार्म हाउसेस बनाने के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रही है। तो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अच्छा इतना ही नहीं, उसके कारण फिर उतनी लकड़ी की भी डिमांड हो रही है, उतना पोल्यूशन भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें अर्बनाइजेशन के कारण भी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, के कारण वेरी अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। जो हम नहीं चाहते थे वैसे वैसे परिणाम सामने आते हैं इंडस्ट्रीज के कारण। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना निकलता है, केमिकल्स, स्मोक, कितनी चीजें हैं ये। Poverty, because when poor people does not get job, they mostly rely on the nature. Either they start cutting trees and start selling wood, या फिर वो ज़मीन को खोद के उसमें से पॉटरी या मटके शटके बना के इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो फ्री में मिल सकती हैं। तो पॉवर्टी के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। फिर इंक्रीज इन पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेड होएगी, पॉल्यूशन भी होगा। पॉल्यूशन के कारण, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज पॉल्यूशन हो। इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, जिनके कारण न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं सॉयल की। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स के कारण इट एडवर्सली इफेक्ट द सॉयल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये है नहीं है। और मैसिव यूज या मिस यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसे हम रिसोर्सेज को ओवर यूज भी करेंगे तब भी इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के मेजर कॉजेज क्या क्या हो गए, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉवर्टी, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, इंक्रीज इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स, और लास्ट है मिस यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। अब इसको कंट्रोल करना है, मेजर्स। मैंने आपको बड़ी ट्रिक बताई थी, हमेशा नीड्स बनती हैं इंपॉर्टेंस, नीड को आप इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे कॉजेज से ही तो रेमेडीज बनेगी ना। तो वो कारण था वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ, तो अभी आप कर दो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में। वहां पे कारण था पॉल्यूशन कारण था, तो अभी आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर लो, चाहे वो व्हीकलर एयर पॉल्यूशन हो, लैंड हो या वाटर हो, उनको कंट्रोल कर लो, तब भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से बचेगा। फिर पॉवर्टी कारण था, मेजर में लिख दो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। फिर एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए एक कदम ये भी हो सकता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स मासेस। देखो मोदी चला रहा है, स्वच्छ भारत भी चला रहा है, फिर उसने टॉयलेट जो लोग यूरिन बाहर ओपन में जाते थे वो बंद कर दिया इसने, प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म कर दिया इसने, बैन कर दिया प्लास्टिक के लिए। तो ये, और उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकालता है, अखबारों में निकालता है, पोस्टर निकालता है, तो ये भी तो एक मेजर ही है इन्वायरमेंट को बचाने का। तो पब्लिक अवेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि जो हमारा गार्बेज हो गया, हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते जैसे दिल्ली में हुआ शक्करपुर के आगे, कि वो एक 4-5 किलोमीटर का एरिया उधर पहाड़ ही बन गया हुआ कचरे का पिछले 25 सालों में। वो कचरा एक बैठ के इतना ठोस हो गया कि वो उसके ऊपर वो कुछ घास फूस भी उग गई है, वो अब लगता ही नहीं कि इसके नीचे सारा कचरे का पहाड़ है। और स्मेल मारता जब बारिश होती है या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो आसपास के लोग रह भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी नहीं है अर्थ की, हमने कैरिंग कैपेसिटी से एक्सेस में डाल दिया हो वहाँ पे। तो उसका मैनेजमेंट, वो भी एक मेजर हो सकता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचने का। सूटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम ऐसा पैटर्न इकोनॉमिक ग्रोथ का अपनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और विच डू नॉट डिप्लीट अवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे राष्ट्रीय एसेट्स हैं, देश की जायदाद है, वो भी खराब ना हो और इन्वायरमेंट भी बचा रहे। और क्या किया जा सकता है इसके लिए?
रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, फिर अफॉरेस्टेशन, रेगुलेशन फॉर इंडस्ट्रीज, टाउन प्लानिंग, क्लीनिंग वाटर बॉडीज, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ये सब कदम हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बचा रहे। अफॉरेस्टेशन, साथ साथ में पेड़ लगाओ। रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लिए एक नियम बने कि आप इतना वेस्ट कर सकते हो और आपको वेस्ट अपना ऐसे डिस्पोज ऑफ करना है, आप नदी में नहीं फेंक सकते। फिर टाउन प्लानिंग, कि टाउन को प्लान्ड वे में बनाया जाए कि नालियाँ कैसे रखनी है, सीवरेज कैसे रखना है। क्लीनिंग वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ हैं जिनसे हम पानी का सिस्टम अपने सिटीज़ में चलाते हैं उनको क्लीन करें। फिर जो केमिकल्स हैं उनका रेगुलेटेड यूज़ हो, ये सब। फिर आ जाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वृंदा यू आर नॉट विजिबल बेटा, पूरा आप कैमरा टेढ़ा है या जान के इतना रखा है वृंदा? सर फोन टेबल पे है ना, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो उसको कुछ लगाओ ना सपोर्ट के लिए पीछे कुछ। सर वो इसका जो पिन है ना वो नीचे से, इसीलिए खड़ा नहीं कर सकते। तो लटा लो उसको, टेढ़ा आएगा कोई बात नहीं। ओके सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन डिमांड्स। कि ऐसी तरक्की या ऐसी डेवलपमेंट जो आज की भी जनरेशन को भी सेटिस्फाई करे और फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी, उनकी ग्रोथ के लिए भी उनको रिसोर्सेज मिलते रहे, उनको भी मतलब हैम्पर ना करे, उनकी भी कोई अड़चन ना बने। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। मैंने एक दिन आपको पूरा इसका मतलब समझाया था, लिखने को तो हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए कि दैट रेट या दैट हाइट ऑफ ग्रोथ विच वी एटलीस्ट कैन सस्टेन, विच वी कैन होल्ड अप, कि वो स्टेज कि जिस पे हम एटलीस्ट बने रहे हैं उतना एटलीस्ट बनाए रखें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसका एक तरीका ये भी है कि वेयर वी यूज रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यही बार बार लिखा हुआ इन्होंने, इट enables all generation to make best use of resources। ब्रटलैंड कमीशन, we have a moral obligation to hand over planets। फिर एक कमीशन था, ब्रिटिश ही है, ब्रटलैंड एक ब्रिटिश नेम है। ब्रटलैंड कमीशन ने कहा था वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन, कि हमारा ये मॉरल को क्या कहेंगे, हमारा मतलब हमारे संस्कार हैं कि टू हैंड ओवर द प्लैनेट अर्थ इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही फॉर्म है। The present generation can promote development that enhances the natural and built environment in the ways that are compatible with conservation of natural assets, preservation of regenerating capacity, and avoiding the imposition of added cost। अच्छा, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सबसे पहला फीचर तो ये है कि सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हो रही है विच इज सस्टेन्ड, जो उतनी बनाए रखी है, जैसे हम 3% से 6% पे गए पर 6 पे बने हुए हैं, तो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब ही तो हुआ कि दैट देयर इज एन डेवलपमेंट, देयर इज एन ग्रोथ विच इज बीइंग सस्टेन्ड, जिसको हमने उतना बनाए रखा हुआ है। तो उसके क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता यही है कि प्रति व्यक्ति नंबर ऑफ गुड्स इंक्रीज हुए होंगे। आप देखो, आप तो खैर छोटे हो, लेकिन आप मॉम डैड से कंफर्म कर सकते हो, आज से 30 साल पहले किसी के पास स्कूटर होता था, किसी के पास स्कूटर होता था। फिर एक टाइम आया सबके पास स्कूटर होने लग गया। फिर किसी के पास बाइक होती थी। फिर एक टाइम आ गया सबके पास बाइक्स थी। फिर एक टाइम आया किसी के पास कार होती थी। अभी ये टाइम है सबके पास ही कार है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही तो बढ़ रहा है आपका, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही तो प्रूफ है कि प्रति व्यक्ति पर हेड पर कैपिटा रियल इनकम, मतलब इनकम इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
इज इंक्रीजिंग। चलो आप एक और चीज पूछना मॉम डैड को, आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले बिफोर 1990 घर में कितने, एक आदमी के पास कितने जूते होते थे, कितनी पैंट्स और कितनी शर्ट्स होती थी? और आज शूज़ ही कम से कम 4-5 किस्म के होते हैं। शर्ट पैंट टी शर्ट्स वगैरह डाल के 15, 20, 50 कपड़े हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ गुड्स पर व्यक्ति बढ़ नहीं रहे हैं। तो पहला फीचर तो यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विशेषता ये है कि पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीजेस, या रियल मीन्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इंक्रीज हुआ और इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ा, लोगों का कल्याण भी बढ़ा उससे। दूसरा फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। कि जब डेवलपमेंट सस्टेनेबल है तो उसकी एक विशेषता या फीचर या करेक्टरिस्टिक तो ये भी तो हुआ कि दैट इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइजेज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, या वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना ही एबिलिटी बनाए रखता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक करेक्टरिस्टिक ये भी है, रैशनल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। अगर हमने डेवलपमेंट की है और वो सस्टेनेबल है तो उसका एक ये मतलब भी तो निकला कि हमने रिसोर्सेज बड़े जुडिशली यूज किए हैं, तभी सस्टेनेबल है ना। तो एक फीचर ये हो गया कि रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और लास्ट है कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ऐसी डेवलपमेंट विच इज सस्टेन्ड एंड विच हैज टू बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन, उसमें पॉल्यूशन भी कंट्रोल्ड होगा। तो ये 4 विशेषताएं आ गई, फीचर्स आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीजेस विच मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। अरे क्या कर रहा है वो विकास। दूसरा, एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तीसरा, रैशनल यूज ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। और चौथा, कंट्रोल ऑन पॉल्यूशन। अच्छा, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज या स्टेप्स टेकन टू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। पहला, अलग अलग लोगों ने लिखा है, हारमन डेली ने अपनी तरफ से लिखा है कि क्या क्या करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पहला, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन कैरिंग कैपेसिटी। जितनी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है या एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है, आई टोल्ड यू कैरिंग कैपेसिटी ना 2 फोल्ड होते हैं इसके। अरे 2 दिन से तो बता ही रहा हूँ कैरिंग कैपेसिटी। एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी मोर देन रीजनरेशन, और वेस्ट शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ एसिमुलेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये थी कैरिंग कैपेसिटी। तो वो यही कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए विद इन कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। इनपुट से आगे कुछ बनना चाहिए, ये नहीं कि उसको हम कंजम्पशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बेस्ड होना चाहिए। रीन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड मोर, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी मोर। एंड फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीन्यूएबल या रीजनरेशन। जैसे कोयला देखो ना, कहीं बिजली है, विंड है, सोलर है, ये तो कभी खत्म नहीं होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स हैं, तो इनको ज़्यादा यूज़ करो। और जो दूसरे हैं जो ख़त्म होने वाले रिसोर्स हैं, एग्जॉस्टेबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, उनको भी इस रेट से यूज़ किया जाए कि उनके डिप्लीशन का रेट ज़्यादा ना हो जाए रीजनरेशन से। तो मोटा माटी व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रेटजीज। पहला, यूज ऑफ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि विंड, सोलर, थर्मल, नॉट थर्मल, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, इनको यूज करो। दूसरा, एनकरेजिंग द यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। अच्छा, जैसे अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ अप्रैल से BS4 स्टैंडर्ड का फ्यूल, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, इस तरह का। फिर विंड पावर को हार्नेस करो, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक टूल है। सोलर पावर को यूज़ करो,
सोलर पावर को बढ़ाओ, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। सेटिंग अप ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जाए। बायो कंपोस्टिंग, जो एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके उसको एज ए मैन्योर यूज किया जाए। बायोपेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स को कम यूज करो क्योंकि ये वाटर बॉडीज को भी खराब करता है, लाइफ स्टॉक को भी खराब करता है और लैंड को भी खराब करता है। और फाइनली ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाए बिकॉज इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये है आपका चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।